इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो वर्ड आपने कभी ना कभी सुना होगा। माइक्रो मतलब होता है छोटा, टाइनी, और ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जिंदा। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ लिविंग सेल, जिंदा कोशिका। जिंदा कोशिका की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसमें सेल डिवीजन होता है। ठीक है। उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें एक मेम्ब्रेन होगा, उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए, और दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। आपने कभी न कभी ग्रेजुएशन लेवल पे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ठीक है। और यदि मैं सेल की बात करूं तो सेल हैज टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स पी मीन्स पुराना, प्रौढ़, ओल्ड सेल्स। और जो डेवलप्ड सेल्स हैं यूकैरियोटिक्स। तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर मतलब मल्टीपल सेल्स। ह्यूमन बींग्स में मल्टीपल सेल्स हैं। ठीक है। तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम भी एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। हमें ना अमीबा पैरामीशियम का आपने एग्जांपल सुना होगा। इसमें एक ही सेल होता है, लेकिन इस सेल में डिवीजन भी होता है, और इस सेल में मेटाबॉलिज्म भी होता है, और रेस्पिरेशन भी होता है, जो कि बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब ये दूसरे एनिमल्स पे अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंसी रखते हैं। ठीक है। इनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी इसलिए करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। मैंने आपको बताया था डिजीज हैज टू टाइप्स, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये डिजीज कॉज करेगा, हमें इसको किल करना है, हमको इसको बॉडी से एलिमिनेट करना है, इरेडिकेट करना है, इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है। अब चूंकि माइक्रो मीन्स छोटा, तो ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमारी नग्न आंखों से हम इनको नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। वो वायरस को भी देखने की क्षमता रखता है। तो ये माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं स्टडी के लिए। इनकी स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर को समझ के हम इनको मार सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने रामायण में, है ना, रामायण में किसका एक एग्जाम्पल है, आ, राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि विभीषण ने भेद खोल दिया। उसने बता दिया कि आप इसकी नाभि पे मारो, वहां पर इसका अमृत कलश है, तो इसकी जान चली जाएगी। तो रावण को जब सिर पे मारा तो नहीं मरा, बॉडी के किसी और पार्ट पे अटैक किया तो भी नहीं मरा, लेकिन जैसे ही उसकी नाभि पे तीर चलाया राम ने, तो रावण का उद्धार हो गया। है ना। तो हम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझते हैं कि हम इसका क्या मेटाबॉलिज्म कैसे रोक सकते हैं, हम इसका सेल डिवीजन कैसे रोक सकते हैं। कि क्योंकि जो एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, ऐसे ड्रग्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या तो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, हम उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हम जब डेवलप करते हैं, या तो लैब में सिंथेसाइज करेंगे या नेचुरल सोर्सेज से मिलेगी। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने फर्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ठीक है। जो कि एक ग्रीन एल्गी से उन्होंने आइसोलेट किया था। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बहुत से साइंटिस्टों ने काम किया, जैसे लुई पॉस्चर है, रॉबर्ट कोच है, इनके नाम आपने सुने होंगे। ठीक है। ये इन्होंने काफी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम किया है, और स्टेनिंग टेक्निक्स डेवलप की है। ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग्स में डिजीज कॉज करते हैं, और इनको मारने के लिए जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं। कोई बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा, कोई उसके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिसेबल करेगा, कोई इसके मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के साथ इंटरफियर करेगा, उसको बढ़ा देगा। तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो कंटेंट है वो बाहर लीक आउट होंगे और बैक्टीरिया मर सकता है। और या बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस, है ना, बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी सिंथेसिस को यदि इनिबिट कर दिया जाए,
तो भी वो मर सकता है, या उसके सेल डिवीजन को रोक दिया जाए। ठीक है, क्योंकि सेल का जिंदा रहना जरूरी है, जिसके लिए वो मेटाबॉलिज्म और डिवीजन करता है। डिवीजन मतलब 1 से 2, 2 से 3 नंबर्स में बढ़ेगा। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें मूवमेंट्स भी होता है ना, जैसे एच पायलोरी बैक्टीरिया, उसमें फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर होता है ना। फ्लैजिला स्ट्रक्चर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आज जो मैं आपको यूनिट पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। एक तो आपको आता है लेबल्ड डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, तो वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे, बैक्टीरिया का लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, दूसरा आपसे पूछते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और आता है स्टेनिंग टेक्निक्स, है ना, स्टेनिंग की मेथड्स। स्टेनिंग में हम लोग डाइज यूज करते हैं, जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, कि बैक्टीरिया का शेप साइज कैसा है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स की भी स्टडी करते हैं। हम पैट्री डिश में कल्चर मीडिया डेवलप करते हैं, और उसमें जो माइक्रोब्स ग्रो अप होते हैं, हम उनको स्टेनिंग की हेल्प से उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो स्टेनिंग टेक्निक से भी क्वेश्चन आता है। और एक आपका आता है क्वेश्चन आपका स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है ना। तो इतने क्वेश्चंस है जो इस यूनिट से पूछे गए हैं आपके सोशल फार्मेसी में। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी का एक चैप्टर है, तो उससे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे हम वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि हम डेफिनेशन देखें तो अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच इज टू स्मॉल टू बी सीन विद द naked eyes and sometime it's seen by microscope। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस। और फंगस को यदि हम फर्दर क्लासिफाइड करें तो उसी में माउल्ड आता है, ईस्ट आता है ना। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है। बेनिफिशियल ऐसे है कि वाइन इंडस्ट्रीज में अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, वाइन के प्रोडक्शन के लिए इनका यूज किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, है ना। और जो बेकरी इंडस्ट्री होती है उसमें जो ब्रेड ब्रेड बनते हैं वो ईस्ट की हेल्प से बनते हैं, है ना। हमारे इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन गुड इंटेस्टाइनल फ्लोराज होते हैं जो कि डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके ड्रग्स भी मार्केट में अवेलेबल है, प्रोबायोटिक्स, है ना। जब ये बैक्टीरिया मर जाते हैं तो हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, हमारा स्टमक अपसेट रहने लगता है, तो इनको फिर से जिंदा करने के लिए प्रीबायोटिक्स ड्रग्स आते हैं। ठीक है, लूज मोशन और डायरिया के केस में ये अक्सर यूज होते हैं, और यदि डायरिया स्पेशली एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट हो तब इस टाइप के ड्रग्स हम यूज करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें आता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। ठीक है, जिनकी वजह से ह्यूमन बींग्स में इंफेक्शन कॉज होता है। ये आइदर स्किन पे हो सकता है, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, और या तो इंटरनल हो सकता है बॉडी के किसी भी सिस्टम में। जितने हमारे बॉडी में 10 सिस्टम है, किसी में भी इंफेक्शन हो सकता है, और स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें हम सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है वायरस। वायरस इतना छोटा होता है कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है, वायरस बहुत छोटा होता है, और वायरस के पास खुद का कोई मशीनरी नहीं होता। वो जिस सेल में इंटर करता है, उस सेल की मशीनरी को वो यूज करता है। ठीक है, वायरस केवल न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस के पास केवल क्या होता है, वायरस के पास केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये एक प्रोटीन के कैप्सिड में रहता है, और ये जिस भी सेल में इंटर कर जाता है, इसको हम इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी कहते हैं वायरस को, क्योंकि वायरस का इन्फेक्शन सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर जाता है ये, और उसके बाद सेल को इन्फेक्टेड करता है। बैक्टीरिया तो हो सकता है कि सेल की सरफेस पे इन्फेक्शन कॉज करे, है ना, लेकिन वायरस अंदर की तरफ जाता है, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं, वायरस को। ठीक है, तो वायरस का हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, थोड़ा हम फंगस पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, है ना, और इनके स्ट्रक्चर देखेंगे, और किस टाइप के इन्फेक्शंस ये कॉज करते हैं, और कैसे हम इनको किल कर सकते हैं। जो ड्रग्स बैक्टीरिया को किल करते हैं, नॉर्मली हम उनको एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कहते हैं,
और जो फंगस को किल करते हैं उनको हम एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं, और जो वायरस को किल करते हैं उनको हम एंटी वायरल ड्रग कहते हैं। एंटी फंगल का एग्जाम्पल है केटेकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, है ना, सल्फोनामाइड्स। एंड एंटी बैक्टीरियल का एग्जाम्पल है जैसे पेनिसिलिन, ठीक है, आपका टॉक्सीसाइक्लिन, है ना, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये जितने भी ड्रग्स के मैंने अभी नाम लिए, क्लॉक्सासाइक्लिन, नियोमाइसिन, ये सारे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं। इसमें जो सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल और कुछ केसेस में एंटी वायरल एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, तो मल्टीपर्पस होते हैं, ठीक है, मल्टीपर्पस होते हैं सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स 1932 में इंट्रोड्यूस किए गए थे और 1935 से इनका क्लिनिकल यूज इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जा रहा है सल्फोनामाइड्स का, ठीक है। तो ये भी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हम फंगस का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फंगस लार्जेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जितने मैंने ऊपर मेंशन किए हैं उसमें सबसे जो बड़ा होता है वो फंगस होता है और सबसे छोटा होता है वायरस। और फंगस में ईस्ट और माउल्ड भी आते हैं, ठीक है, और ये मशरूम लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप इस इमेज में इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मशरूम के शेप का होता है, ठीक है। और फंगस की स्पेशलिटी ये होती है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक मींस बॉडी में ऑलरेडी यदि कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बॉडी हमारी थोड़ा कमजोर पड़ जाती है, उस केस में ये अटैक करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे आपने कोविड-19 में देखा, वायरल इन्फेक्शन के बाद में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन काफी स्प्रेड हुआ था। और इवन फंगल इन्फेक्शन तो वायरल इन्फेक्शन से भी ज्यादा डेंजरस था, कोविड से ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि इसमें डेथ की पॉसिबिलिटी मोर देन 40% थी। कोविड में तो ओनली 3% थी। 100 लोग यदि इन्फेक्टेड होंगे कोरोना वायरस से तो उसमें से यदि कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो इसका डेथ रेशियो कितना था, 1 या 2%। मतलब 100 में से केवल 2 लोग शांत होंगे, ठीक है। लेकिन ब्लैक फंगस का जो डेथ रेशियो है आपको पता है वो मोर देन 40% है। तो ब्लैक फंगस ज्यादा डेंजरस है। लेकिन कोविड को इतना ज्यादा मतलब उसका प्रचार प्रसार किया गया कि बहुत से लोग फियर के मारे, दहशत की वजह से ही लोगों की जान चली गई। बाकी ब्लैक फंगल इन्फेक्शन बहुत डेंजरस है। और कोविड के बाद में बहुत लोगों को हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि स्टेरॉइडल ड्रग्स का यूज हुआ, रेमडेसिविर इंजेक्शन, लोगों ने एंटीवायरल ड्रग खाए, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग में जैसे टेल्मी फ्लू है, फैबी फ्लू है ना, एसाइक्लोविर ड्रग आता है। एंटीवायरल ड्रग्स के भी आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ड्रग्स जिनके लास्ट में आप वीर लगा देखें, है ना, रेट्रोवीर, है ना, वायरस चूंकि बहुत ज्यादा छोटा है और सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि ये सेल के अंदर जाके इंट्रासेलुलर पैरासाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और जब ये अपनी कॉपीज बनाता है तो वो सेल बर्स्ट हो जाता है और वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। तो वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी लेवल पे एक्चुअली कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो बॉडी में हो तो जाते हैं लेकिन सिम्टम्स नहीं आते जल्दी, सिम्टम्स लेट आते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो कंप्लीट होगा उसके बाद 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन। और कोई जरूरी नहीं है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में इंटर करे तो 100% उस बॉडी को डैमेज करे। कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है ना। जैसे कुछ लोगों को कोरोना वायरस ने इन्फेक्टेड किया लेकिन उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आए और वो समय के साथ 8-15 दिन में ठीक हो गए, पता भी नहीं चला उनको कि मैं इन्फेक्टेड हुआ हूँ। ऐसे भी लोग हैं, है ना। तो ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है ना। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो कोरोना वायरस से भी फाइट कर सकता है। अब कुछ लोगों को कोविड वैक्सीन लगा तो उनको कोई सिम्टम्स नहीं आए, और कुछ लोगों को वैक्सीन लगा तो शाम को वो लोग बीमार पड़ गए, काफी उनको फीवर आ गया, उनको पैरासिटामोल तक लेना पड़ा। तो ऐसे लोग भी है। तो ये इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है और इंडिविजुअली हर व्यक्ति की इम्यूनिटी व्यक्तिगत होती है, किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की बहुत स्ट्रांग, किसी की बहुत वीक, है ना। तो ये डिपेंड करता है। हमारे आसपास वैसे काफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं लेकिन वो एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, है ना, ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो छिपे हुए रहते हैं, हिडन फॉर्म में रहते हैं, कहीं ना कहीं छुपे हैं, और जैसे ही बॉडी कमजोर पड़ती है तो वो हमला करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो फंगल इन्फेक्शन जनरली स्किन के सुपरफिशियल पार्ट से इसकी शुरुआत ज्यादा होती है,
है ना। और फिर यदि इसके ट्रीटमेंट को अवॉइड किया जाए तो ये स्किन की लेयर्स को पेनेट्रेट करके, जो एपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस है उस लेयर को ये पेनेट्रेट करके और गहराई में, डेप्थ में जाके ये ब्लड में एंटर कर जाता है, और फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में आके पूरी बॉडी में फैल जाता है। और फिर पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पे, स्किन पे स्पॉट्स आने लगते हैं, उस पर रिंग वॉर्म जैसा, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन जैसे कुछ होने लगता है, ईचिंग होने लगती है, रेडनेस आने लगती है ना। तो फिर इसका ट्रीटमेंट इंजेक्शन के थ्रू किया जाता है, और इसमें एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन यूज किया जाता है, एम्फोटेरिसिन बी। इट्स अ कॉमन एंड पॉपुलर ड्रग ऑफ एंटीफंगल कैटेगरी। ठीक है। तो ये मशरूम के स्ट्रक्चर्स के होते हैं, और ये लार्ज इन साइज होते हैं, है ना। बैक्टीरिया बैक्टीरिया की खास बात ये होती है कि इनके लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन भी होती है प्रॉपर, इसमें सेल डिवीजन भी होता है। तो हम इन चीजों पे काम करके इसको मारने की कोशिश करते हैं। और स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, इसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ये दो टाइप का होता है इसमें, जैसे हम केमिकल मेथड भी यूज करते हैं और फिजिकल मेथड यूज करते हैं। तो फिजिकल मेथड में जैसे हम फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन करते हैं, है ना, हीट के थ्रू करते हैं, जिसमें ड्राई हीट आता है, मॉइस्ट हीट आता है, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, सनलाइट के थ्रू करते हैं, रेडिएशन के थ्रू करते हैं, और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के थ्रू करते हैं। और केमिकल मेथड में क्या आता है, हेलोजेंस यूज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, सोप, अल्कोहल, फिनॉल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। आपने व्हाइट कलर का एक पाउडर देखा होगा जिससे हम वुंड की क्लीनिंग करते हैं, है ना। और पोटेशियम परमैग्नेट, KMnO4। तो ये हमारे ऐसे एजेंट्स हैं जिसके थ्रू हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स कर सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में इसका काफी इस्तेमाल होता है, और जहां पर पेरेंटल फॉर्मुलेशन बनते हैं वहां पर भी स्टेरिलाइजेशन का एप्लीकेशंस है उसके। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, है ना। यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं। एक तो बैसिलस, है ना, बैसिलस, बी से बेलन, ये बेलन के शेप के होते हैं, रॉड शेप के। स्पैरिकल मतलब ये राउंड शेप के होते हैं, है ना। और स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल शेप के होते हैं। तो कोकी और आपका बैसिलस, कोकाई, है ना। कोकाई मतलब सर, सी से सर्कल मतलब गोल। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो, ये स्पाइरल हो गए, ये स्पैरिकल, और ये रॉड शेप्ड। इसका एग्जाम्पल है एच पाइलोरी, ठीक है, जो कि अल्सर कॉज करता है, वुंड, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, GI ट्रैक की। तो ये एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो रॉड शेप्ड का होता है, और इसमें यहाँ पर एक फ्लैजिला भी पाया जाता है। फ्लैजिला बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए होता है। तो ये हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखा, रॉड शेप्ड, स्पैरिकल शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड। अब हम वायरसेस के बारे में देखते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, वायरस सबसे छोटे होते हैं, है ना। वायरस दो टाइप के होते हैं, DNA वायरस और RNA वायरस। DNA वायरस का एग्जाम्पल है पैपिलोमा वायरस, जो कि नेक्ड फॉर्म में होता है। नेक्ड फॉर्म मतलब उस पे प्रोटीन का कैप्सिड नहीं रहता। और दूसरा होता है इन्वेलप्ड। इन्वेलप्ड मतलब जिसमें प्रोटीन का खोल प्रेजेंट होगा, कोर प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है हर्पीज और हेपेटाइटिस बी। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसके नोट्स बना लीजिएगा, इसको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, है ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है कि जैसे चिकन पॉक्स है, वो वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल है, किस वायरस की वजह से हो रहा है ना। आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है ना। या ये डिजीज किसकी किस वजह से होता है, ये फंगस की वजह से होता है, वायरस की या बैक्टीरिया की। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए HIV वायरल है या बैक्टीरियल है, और यदि वायरल है तो वो DNA वायरस की वजह से हो रहा है या RNA वायरस की वजह से हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में दो टाइप के होते हैं, DNA वायरस और RNA वायरस। जिनका जेनेटिक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उस बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। क्योंकि वायरस के पास तो केवल न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA RNA,
तो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। यदि वायरस के पास आरएनए है तो आरएनए टाइप ऑफ वायरस हो गया। यदि उसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए टाइप ऑफ हो गया, है ना। तो डीएनए के एग्जाम्पल है इसमें पेपिलोमा वायरस, हर्पीस और हेपेटाइटिस बी। ठीक है। और जो बचे हुए हेपेटाइटिस के जो टाइप है ए और सी, वो आरएनए टाइप के वायरस होते हैं। तो केवल हेपेटाइटिस बी ही डीएनए टाइप का वायरस होता है ना। तो ये आप याद रखोगे, पैपिलोमा वायरस, हर्पीस वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस, है ना। और वायरस के बारे में एक बात ये याद रखोगे, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, और इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये याद रखोगे। और इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है कैप्सिड और दूसरा होता है कोर। कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, मैं अभी आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। और जो कोर होता है वो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, मतलब डीएनए या आरएनए। अब आरएनए वायरस के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं ना, राइनो वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरामिक्सो वायरस, रेट्रो वायरस, इंटेरो वायरस, रेबिस वायरस। रेबिस मैंने आपको पढ़ाया था ना, डॉग बाइटिंग की वजह से स्प्रेड होता है ना। और मम्स, रुबेला और कॉलरा, ये सारी वायरल कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। ठीक है। इसमें से कुछ कम्युनिकेबल है और कुछ उतना ज्यादा उनका स्प्रेडेबिलिटी रेट उतना ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है। तो ये हमने देखा वायरस। ठीक है। वायरस के बारे में तो आप लोग जानते हैं, अभी कोविड 19 से अभी अभी हम लोग बाहर आए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है, यूज होता है ईस्ट का। ठीक है, ब्रेड के फॉर्मेशन में बेकरी इंडस्ट्री, है ना। और ये जो फूड का डिकम्पोजिशन होता है, आपने देखा होगा जब हम खाना खुला छोड़ देते हैं, ब्रेड ब्रेड पे जो फफूंद लग जाती है ना, तो सब फूड का डिकम्पोजिशन करते हैं ये बैक्टीरियाज, है ना। और ये फंगी, इनका काम होता है डिकम्पोजिशन करने का। ये क्या है, न्यूट्रिशंस लेते हैं। जैसे ब्रेड रखा हुआ है, ब्रेड पे फंगस लग गया, तो उस पे वो फंगस ब्रेड से न्यूट्रिशन लेना उसने शुरू कर दिया, है ना। और ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेल से न्यूट्रिशन लेंगे, है ना। और हमारी बॉडी की मैकेनिज्म को ये, मतलब हमारे बॉडी के न्यूट्रिशंस को यूज करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। और इनको होस्ट की जरूरत पड़ती है। होस्ट क्या होता है, ऐसा सेल जिसपे पैथोजन अटैक करे उसको हम होस्ट कहते हैं। और यदि वो होस्ट पे अटैक कर दे पैथोजन, तो हम उसको बोलते हैं इन्फेक्टेड सेल। क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड सेल। और जिस जिस व्यक्ति में इन्फेक्शन है हम उसको बोलते हैं इन्फेक्टेड। ठीक है। और इन्फेक्शन किसी न किसी कारण से होता है, और ये कारण हमें डायग्नोस करना पड़ता है कि वो इन्फेक्शन किस वजह से हुआ है। किसी को यदि स्किन प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीटमेंट करने में बहुत, मतलब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि समझ में नहीं आता भाई कौन सा इन्फेक्शन है। पर स्किन में ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ फंगल इन्फेक्शन होते हैं, है ना। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो किस टाइप का इन्फेक्शन है, क्योंकि उसी हिसाब से हम ड्रग्स यूज करते हैं। ठीक है। जैसे आपने दही आप लोग खाते हो, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना, वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होता है। इसलिए हम लोग को लंच के साथ थोड़ा सा दही, एक बाउल में दही का लगभग डेली खाना चाहिए थोड़ा सा। तो उससे हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया का एक रेंज मेंटेन रहता है, जो कि हमारे लिए अच्छा है ना। अब हार्मफुल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया डायरिया कॉज करते हैं। ठीक है। और आपका टीथ में जो कैविटी का फॉर्मेशन होता है ना, वहां पर यदि हम लोग कुछ मीठा खाएं और टीथ की प्रॉपर क्लीनिंग ना करें, तो अंदर कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो अंदर डीप रूट कैनाल में मतलब पहुंच जाता है, और वो सिस्टमिक इन्फेक्शन भी हो सकता है उससे। तो दांतों की सफाई रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बैक्टीरिया अटैक की वजह से वहां पर टूथ डिके हो सकता है ना। डायरिया कॉज होता है जिसमें हम मेट्रोनिडाजोल और नॉर्फ्लॉक्स टीजेड इस टाइप के एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, है ना, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से। या छोटे बच्चों को भी डायरिया होता है वॉर्म्स की वजह से। और वायरसेस की वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं, स्नीजिंग हुआ, कफिंग हुआ, मोस्टली ये वायरस की वजह से होते हैं। राइनो वायरस, है ना, खांसी सर्दी, तो ये राइनो वायरस की वजह से होता है। Sterilization is a method of destroying microbes on any object by heating or boiling of the water. जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उबला हुआ पानी पीता है, पानी को उबालने से उसके माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं, तो उबला हुआ पानी पीते हैं लोग। पॉस्चराइजेशन क्या होता है, मिल्क मिल्क इंडस्ट्री मिल्क को पॉस्चराइज करके पैकेट में पैक करके
आपके डोर स्टेप तक पहुंचाती है। तो इसमें क्या है, उसको हीट करके उसको ठंडा कर लिया जाता है, तो जिससे उसमें माइक्रोब्स पूरे तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं, तो उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। वैसे आप दूध को खुला रखोगे तो वो नहीं रह पाएगा, लेकिन पॉस्चराइजेशन के बाद दूध रह जाता है, दूध 1-2 दिन 3 दिन तक। तो पैकेट के फॉर्म में पास्चुराइजेशन होता है, और दूध को फिर पैकेट में पैक करके भेज दिया जाता है। तो पास्चुराइजेशन इज ऑल्सो अ टेक्निक फॉर स्टरलाइजेशन। अब देर आर सम डिजीजेस विच इज कॉज्ड बाय वायरस, मीजल्स, रुबेला, कॉमन कोल्ड, एड्स, HIV एड्स, स्वाइन फ्लू एंड चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, है ना। कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एनिमल से स्प्रेड करते हैं, है ना। एयर के थ्रू आते हैं, सॉइल के थ्रू आते हैं, वाटर के थ्रू आते हैं, ये सब इसके ट्रांसमिशन मीडिया है। क्रॉस इन्फेक्शंस होते हैं, अभी हम इन्फेक्शंस के टाइप भी देखेंगे। देर आर 7-8 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, टूथ डिके और डायरिया। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, ओके। प्राइमरी इन्फेक्शन, जब बॉडी फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन का एक्सपोजर बॉडी में होता है, उसको हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। री इन्फेक्शन क्या होता है, किसी को इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक दिया फॉर 7 डेज, थर्ड डे वो ठीक हो गया, फोर्थ डे वो ठीक हो गया, उसने सोचा अब मैं एंटीबायोटिक नहीं खाऊंगा, उसने खाना बंद कर दिया, ठीक है, उसने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, फिर उसको 15 दिन बाद इन्फेक्शन हो गया, उसको हम री इन्फेक्शन कहते हैं। दूसरा टाइप री इन्फेक्शन का ये होता है कि व्यक्ति किसी गांव गया, वहां उसने पानी पिया, उसको पानी सूट नहीं हुआ, उसमें साल्मोनेला टाइफी था, वो उसके स्टमक में आ गया, इन्फेक्शन हो गया, शाम को लौटा बुखार हो गया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया 5 दिन में, फिर से दोबारा वो उसी विलेज में गया, फिर उसने पानी पिया 2 महीने, महीने भर बाद, और उसको फिर से वही इन्फेक्शन हो गया, तो इसको भी हम री इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, व्यक्ति किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आया, उसको कोविड इन्फेक्शन हो गया, अब वो घर लौटा, ऑलरेडी एक इन्फेक्शन था, ठीक है, और उसके घर पे खाने पीने में और कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस उसकी बॉडी में आ गया, है ना, तो उसको एक दूसरा इन्फेक्शन हो गया। और दूसरा आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि पहले ने ऑलरेडी बॉडी को कमजोर कर रखा था। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से बॉडी ऑलरेडी कमजोर हो जाती है। तो ये होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन, मतलब वायरल इन्फेक्शन भी हो गया और बैक्टीरियल भी हो गया। इसको मैं कोविड के प्रोस्पेक्टिव से एक्सप्लेन करूं तो जिस पेशेंट को कोविड था, है ना, उसको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि उसको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन की वजह से उसकी बॉडी ऑलरेडी कमजोर हो गई थी। इसलिए आपने देखा था जैसे ही कोविड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया था, उसके बाद में फिर ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन ने बहुत तहलका मचाया, ठीक है, उसने भी बहुत लोगों की जान ली, ब्लैक फंगस ने। और ब्लैक फंगस का भी बहुत ज्यादा डेंजरस रोल है। तो ये है आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन ऑलरेडी है बॉडी में और दूसरा हो गया, ठीक है, तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे। एक होता है आपका नोसोकॉमिनल इन्फेक्शन, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी पूछते हैं ये क्वेश्चंस कि भाई नोसोकॉमिनल इन्फेक्शन क्या होता है। इट इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल के सेटअप से आता है। जैसे आप किसी को हॉस्पिटल लेके गए, ठीक है, आपने वहां किसी चीज को छुआ, आपने वहां इनहेल किया, है ना, और आपने यदि वहां कुछ खाया पिया, तो उस वजह से आपको इन्फेक्शन यदि हो गया, तो उसको हम बोलेंगे नोसोकॉमिनल इन्फेक्शन। एक होता है क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन, ये आप घर से बाहर निकले, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, कोई व्यक्ति आया और उसने आपको इन्फेक्टेड कर दिया, इसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। एक होता है आपका सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है, आप कहीं गए, घर लौटे, उस दिन तो ठीक थे, 5 दिन बाद आपको सिम्टम आने शुरू हुए, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, जिसको हम इन पैरेंट इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसके सिम्टम्स काफी लेट आते हैं और कभी कभी तो आते भी नहीं है, है ना। लेटेंट इन्फेक्शन, आपकी बॉडी में कोई पैथोजन है लेकिन आप साल, 2 साल, 4 साल बाद उससे इन्फेक्टेड, मतलब उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में अपीयर होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। ये लंबे समय तक बॉडी में रहता है, 6-6 महीने, साल साल भर, लेकिन कुछ होता नहीं है। और ये हो सकता है कि आपके आपके टच में जो लोग हैं, 1 मिनट।
लेटेंट इन्फेक्शन बॉडी में है, लेकिन वो शांत है, अभी सुसुप्त अवस्था में है, लेकिन 4-6 महीने साल भर बाद आपको ही हो सकता है, या आप उसको स्प्रेड कर सकते हो, किसी और को हो जाएगा, आपको नहीं होगा। ऐसे ही होता है फोकल इन्फेक्शन और लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे होता है और उसको नजरअंदाज किया जाए तो वो पूरी बॉडी में फैल सकता है। लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक तो फिजिशियन इंड्यूस्ड, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी फिजिशियन ने इन्फेक्शन को डेवलप किया है। जैसे हमको एंटीबायोटिक्स की टेस्टिंग करनी है, तो हमने एक बंदर में इन्फेक्शन कॉज किया, उसको जानबूझ के ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है, फिर हम उसका इलाज करेंगे। तो ये होता है। और दूसरा होता है फिजिशियन की लापरवाही की वजह से या उसकी भूल चूक की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे उसने कोई ऐसे सर्जरी के दौरान कुछ ऐसा कुछ यूज कर लिया जो कि स्टेलाइज्ड नहीं था और इन्फेक्शन कॉज हो गया, तो उसको भी हम लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। सो ये there are 9 types of infection: primary infection, reinfection, secondary infection, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिसको हम नोसोकॉम्युलर इन्फेक्शन भी कहते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल एंड इनपैरेंट इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन एंड लेट्रोजेनिक इन्फेक्शंस। यहाँ हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। फंगई, बैक्टीरिया, वायरस। फंगई कंसिस्ट ऑफ ईस्ट एंड माउल्ड। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी, लैक्टोबैसिलस। वायरस का एग्जाम्पल है इबोला और HIV वायरस। ह्यूमन इम्यूनिटी, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऐसी कुछ फुल फॉर्म है इसका, देख लेना आप, HIV वायरस। ये प्राइमरी इन्फेक्शन की डेफिनेशन है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन और एक्यूट इन्फेक्शन आपको मैं बताता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन। यदि अभी अभी जस्ट इन्फेक्शन हुआ है, इट्स एक्यूट इन्फेक्शन। पर आपको जैसे 2-4-6 महीने से इन्फेक्शन है, जैसे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रियकरेंस की पॉसिबिलिटी रहती है और काफी लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है ना। तो फंगल इन्फेक्शन एक क्रॉनिक इन्फेक्शन की श्रेणी में आता है। क्रॉनिक मतलब जिसका ड्यूरेशन मोर देन मोर देन 1-2 मंथ, 6 मंथ्स, ऐसा ड्यूरेशन रहता है ना। तो ये ड्यूरेशन पे बेस्ड है। यदि 1 महीने से ज्यादा है तो आप क्रॉनिक कह सकते हैं, और अभी तुरंत तुरंत का हुआ है, ताजा ताजा, ठीक है, तो उसको आप अक्यूट इन्फेक्शन कह सकते हैं। जूनोटिक इन्फेक्शन होता है ना। ये कुछ स्पेशल टाइप्स हैं। जूनोटिक इन्फेक्शन में आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, एनिमल्स भी इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, पिग जो स्प्रेड करते हैं, बर्ड फ्लू जो कि मुर्गा मुर्गी से अभी काफी हुआ था कुछ साल पहले, है ना। तो एनिमल्स भी स्प्रेड करते हैं। इसका वन मोर एग्जांपल है रेबीज, है ना। रेबीज क्या है, डॉग बाइटिंग से होता है, तो ये भी एनिमल स्प्रेड कर रहा है। रेबीज वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल, बताइए। रेबीज वायरल। वायरल बैक्टीरिया। इन्फेक्शन है, ठीक है। नोसोकॉमिनल में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। फिब्रिया होता है, राइबोसोम होता है, इंक्लूशन, फ्लैजिला, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करता है, प्लाज्मिड्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है ना, और कैप्सूल होता है एक, ठीक है। और इस पे यहाँ पर राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और क्रोमोसोम्स जो है वो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ये वायरस का स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पर इन्वेलप ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, और यहाँ पर वायरस का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये RNA या DNA हो सकता है। यदि RNA होगा तो RNA टाइप ऑफ वायरस, यदि DNA है तो DNA टाइप ऑफ वायरस। अब हम स्टेनिंग समझते हैं। स्टेनिंग क्या होती है, स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम बैक्टीरिया के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के शेप एंड साइज की स्टडी करते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप की होती है, सिंपल स्टेनिंग, ठीक है, दूसरा आपका डिफरेंशियल स्टेनिंग, है ना। सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है, सिंपल स्टेनिंग में हम केवल बैकग्राउंड को स्टेन कर देते हैं। इसके लिए हम डाइज यूज करते हैं, डाइज कलरफुल होती है ना। डाइज जैसे रेड कलर की है, ब्लू कलर की है, तो डाइज से हम क्या बैकग्राउंड को कलर्ड कर देते हैं। तो बैकग्राउंड यदि जैसे ये बॉटल है, इसके पीछे यदि पूरा ब्लैक आ जाएगा तो बॉटल उभर के सामने आ जाएगी, है ना। तो बैकग्राउंड को यदि हम स्टेन करें तो ये सिंपल स्टेनिंग कहलाती है, ठीक है। और
एक होती है इसमें ग्राम पॉजिटिव एसिड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के लिए होती है ना। बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें जो डाइज हम यूज करते हैं उसको हम एसिड फास्ट स्टेनिंग कहते हैं। और एक होती है आपकी डिफरेंशियल, एक होती है आपकी, इसका टाइप मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट देखता हूँ। तीन टाइप की है। एक है सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग और स्पेशल स्टेनिंग। स्पेशल स्टेनिंग में आता है ग्राम पॉजिटिव या एसिड फास्ट स्टेनिंग। और सिंपल स्टेनिंग का तो मैंने अभी आपको बताया, बैकग्राउंड को स्टेन कर देंगे। ठीक है, और डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या आएगा, इसमें हम दो से ज्यादा डाई यूज करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को अलग कलर दे दिया, बैकग्राउंड को अलग कलर दे दिया। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की स्टेनिंग है। अब जैसे सिंपल स्टेनिंग में डाई यूज होती है ईओसिन, कॉन्गो रेड, है ना, ये डाइस के नाम है, मिथाइलिन ब्लू। तो ऐसे आप थोड़ा सा एग्जाम के लिए नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी बुक गाइड आपके पास अवेलेबल हो वहां से देख के दो चार डाइस के एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये स्टेनिंग टेक्निक कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टेनिंग का मेन फंक्शन है बैक्टीरिया की विजिबिलिटी को बढ़ाना, ताकि हम उसके स्ट्रक्चर को, उसके शेप एंड साइज की स्टडी कर सके, हम उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर सके। और ये हम स्टेनिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमको ट्रीटमेंट कौन सा देना है। जो बैक्टीरिया होगा उस हिसाब से हम एंटीबायोटिक देंगे, है ना। किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वो ग्राम पॉजिटिव है बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव है, हम उस हिसाब से उसको एंटीबायोटिक देंगे। और यदि हमें नहीं पता है, हमें इतना पता है भाई कि वो बैक्टीरिया कौन सा है ये नहीं पता, तो हम ऐसी ही देंगे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगी, है ना। एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो दो टाइप के होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का जो बैक्टीरिया को मारने का दायरा है वो काफी ब्रॉड होता है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों को किल करेगा, ईस्ट माउल्ड फंगस किल करेगा, है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में क्या है, ग्राम नेगेटिव को ही मारेगा, अब ये ग्राम पॉजिटिव है तो नहीं मार पाएगा, है ना। तो हम स्टेनिंग से आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट डाइज यूज करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, विजिबिलिटी बढ़ाएगी, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और हम कीमोथेरेपी हमें कौन सी देनी है। कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमो वर्ड मतलब केमिकल, केमिकल के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म को मारने की जो थेरेपी होती है उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। मतलब कीमोथेरेपी में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, कहीं यदि लिखा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कीमोथेरेपी, तो उसमें आपको पूरा एंटीबायोटिक्स के बारे में समझाना है, एंटीवायरल समझाना है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, कीमोथेरेपी मतलब केमिकल से लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका हमने कंप्लीट कर लिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरल, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, और उनके हमने एग्जाम्पल्स देखे। और होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा, है ना। मैं एक बार बता देता हूँ, लेबल्ड डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, है ना, माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। और व्हाट इज स्टेनिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है, तो इसके टाइप्स विथ एग्जाम्पल, है ना। तो इतनी चीजें हमें, और यदि ये क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज एसिड बेस स्टेनिंग, तो इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, है ना। अब ये एग्जामिनर के विवेक पे डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। हालांकि प्रीवियस एग्जाम्स में इतने क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। कल मैं आपका ओरल टेस्ट लूंगा, ठीक है, आज जो मैंने पढ़ाया है, तो आज जो दोनों क्लासेस में मैंने पढ़ाया है इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और मैं इसका कल ओरल टेस्ट लूंगा। ठीक है, और मैं अभी लेक्चर डाल दूंगा शाम को, ये दोनों आज के, और दोनों को आप पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना, कल मैं आपका लूंगा ओरल टेस्ट, सबसे इंडिविजुअली सबसे पूछूंगा मैं। ठीक है, चलिए, कल क्लास होगी आपकी, ठीक है, 1 बजे से। ओके सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।